श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य कि आज हम यहाँ जीवनदीप आश्रम में है रुड़की में, और हमारे जो यहाँ पर पीठाधीश्वर है महामंडलेश्वर स्वामी सदानंद जी महाराज जी, उनसे हम चर्चा करेंगे। और बहुत दिनों से ये सवाल उठ रहा है कि जो तीर्थ नगरी हैं देश के अंदर, वहाँ पर जो प्रतिनिधित्व है संसद में हो या विधानसभा में हो, वो किसी संत को मिलना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, इसी तरह से साधु संत यदि आगे आते हैं तो अध्यात्म के साथ साथ राजनीति में भी स्वच्छता आ सकती है, राजनीति में भी सूचिता आ सकती है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे स्वामी सदानंद महाराज जी से। महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के, तो बहुत ज़रूरी है ये कि जो लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, तो क्या साधु संतों का क्या रुख रहेगा और किस तरह से भविष्य की राजनीति देश को दिशा और दशा देगी। जी महाराज जी, मैं पूछना चाहूँगा कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में एक बार मांग उठी थी कि जो साधु संत हैं उन लोगों को उन जगह पर प्रतिनिधित्व दिया जाए जहाँ पर तीर्थ स्थान है, जैसे कि मथुरा है, हम हरिद्वार है, वाराणसी हैं, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, गया जी है, कि जहाँ पर तीर्थ नगरी है और वहाँ पर साधु संतों का अधिकांश बहुतायत में बसेरा है। तो क्या ये आप मानते हैं कि इन स्थानों पर संतों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए? आपने जो प्रश्न किया है, तो पिछले दिनों हरिद्वार में और संतों के 2-4 सम्मेलनों में ये मांग उठी है। उसमें अखाड़ा परिषद के और षडदर्शन के सभी साधु संत थे, और उन्होंने ये मांग उठाई कि जो हमारे भारतवर्ष के धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर साधु संतों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। सभी संतों ने एक मत होकर ये बात कही है, क्योंकि अब देश के अंदर साधु संतों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, और साधु संत सदैव समाज के हित में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे में साधु संतों की अपनी भी बहुत सारी समस्याएं और ज़रूरतें होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर संतों में से प्रतिनिधित्व धार्मिक स्थलों पर आएगा, तो धार्मिक स्थलों के स्वरूप और वहाँ के विकास को एक नई गति, एक नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। संतों की इस मांग का सभी ने समर्थन किया है, हम भी समर्थन करते हैं कि संतों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से सत्ता को संभाला है, और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को आज विकास के रास्ते पर खड़ा कर दिया है, जहां कानून व्यवस्थाएं बड़ी ध्वस्त रहती थी और उत्तर प्रदेश बड़ा पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता था, लेकिन एक सन्यासी के नेतृत्व में आने के बाद आज उत्तर प्रदेश की गति बदल गई है। तो साधु संतों को प्रतिनिधित्व के बारे में राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, क्योंकि साधु संत भी समाज का ही एक अंग हैं और उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। महाराज जी, आप 2009 में चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा हरिद्वार क्षेत्र से, तो भाजपा के टिकट पर, तो क्या आप इस बार फिर दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, 2009 में भी मेरी कोई दावेदारी नहीं थी। पार्टी ने मेरे को कहा, मैंने उसको स्वीकार किया है। आगे भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है और पार्टी आग्रह करती है या पार्टी आदेशित करती है, तो मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा। जी, धन्यवाद महाराज। अभी आप अयोध्या से होकर लौटे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि चारों शंकराचार्यों ने न आने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि उनका मानना है कि अभी राम मंदिर का निर्माण आधा अधूरा है, और आधा अधूरा निर्माण जो है वो उसका उद्घाटन उचित नहीं है। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि इसका जो उद्घाटन है वो किसी सन्यासी से, साधु संत से कराना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री भी अगर इसका उद्घाटन करते हैं तो सपत्नीक होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये जो प्रश्न है, तो 3 शंकराचार्यों का शंकराचार्य पीठ से
लिखित आया है कि हमने कोई इस प्रकार की बात नहीं कही है और ये कहीं से मिथ्यात्मक प्रचार फैला है। शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं ऐसा नहीं है। मंदिरों में प्राय निर्माण चलते रहते हैं और राम मंदिर के निर्माण में तो अभी लगभग 5 वर्ष और लगेगा। मुख्य स्थान जब बन जाता है, देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर मुख्य स्थान बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, बाद में मंदिर का विकास विस्तार होता रहता है। और जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा है तो हम लोग भी जब रोज़ कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आता रहता है तो कोई ना कोई समाज में से ही और उसका यजमान बनाया जाता है। और बड़े बड़े यज्ञ हमारे आदिकाल में होते थे, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते थे, तो उस समय साधु संतों के मार्गदर्शन में राजा ही यजमान के रूप में रहते थे। तो आज के समय में ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, भारतीय संस्कृति का ये वैशिष्ट्य है कि देश का प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जन जन के राम, केवल किसी धर्म विशेष के नहीं है, वो किसी देश विशेष के नहीं, किसी जाति विशेष के नहीं, राम का जीवन, राम का आदर्श, राम का चरित्र, ये तो पूरे विश्व को अनुकरणीय है। और ऐसे में अगर देश का प्रधानमंत्री स्वयं बैठकर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो इससे श्रेष्ठतम बात कुछ और हो नहीं सकती। नहीं, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ऐसा आयोजन जो धार्मिक अनुष्ठान है वो सब पत्नी की हो सकता है। राम जी ने भी जब वहाँ पर भगवान शिव के लिंग की स्थापना की थी और यज्ञ किया था तो सीता जी को लाया गया था। वो एक मिथक के रूप में है शिवलिंग की स्थापना का, तो किंतु हमारे शास्त्रों में सब प्रकार के विधान हैं और वहाँ पर जो राम जन्मभूमि के न्यास के अध्यक्ष हैं वह भी बैठेंगे और कुछ परिवार और बैठेंगे। तो बहुत बड़े बड़े देश के मूर्धन्य विद्वान उस चीज़ को देख रहे हैं और जितना भी शास्त्र सम्मत है वह प्रत्येक कार्य शास्त्र सम्मत ही होगा, क्योंकि मूर्धन्य विद्वान देश के प्रकांड पंडित उस सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो अशास्त्रीय है। धन्यवाद महाराज। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर एवं जीवनदीप आश्रम रुड़की के पीठाधीश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद महाराज ने संतों के निर्णय के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों से तीर्थ स्थानों पर संतों को प्रतिनिधित्व देने जाने की इच्छा जताई है। साथ ही अयोध्या राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि जो भी होगा शास्त्रोक्त होगा और जो शास्त्रोक्त नहीं है वह नहीं होगा। मात्र 19 वर्षीय छात्रा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पहले से शादीशुदा गणित के एक अध्यापक द्वारा सुरक्षा की मांग करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अध्यापक पर 50,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जुर्माना इसलिए लगाया गया है ताकि शिक्षा प्रदान करने वाला अध्यापक कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग न कर सके। चीन में रह रहे 8 लोगों के एक परिवार ने अपना घर बेचकर 11,000 रुपये प्रतिदिन के खर्च पर एक लग्जरी होटल में रहना शुरू कर दिया। 229 दिनों से होटल में रह रहे इस परिवार का कहना है कि घर में रहकर ज़्यादा खर्च होता था, जबकि होटल में रहने से उनकी बचत हो रही है। चीन से लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के तेवर बदल गए हैं। उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा कि हम भले ही छोटे हों लेकिन किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। लोकसभा चुनाव से पहले आज आम आदमी पार्टी संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां उनकी राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर निर्णायक बातचीत हुई, जिससे लगता है कि उनकी चुनावी दोस्ती अब पक्की हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री
नितिन गडकरी ने दावा किया कि जल्दी ही देश में पैसेंजर ड्रोन का सपना साकार होगा, यानी छोटी दूरी की यात्रा या फिर एयरपोर्ट जाने के लिए ड्रोन टैक्सी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक ड्रोन टैक्सी में एक साथ 4 लोग यात्रा कर सकेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से ज़्यादा ठंड मैदानी क्षेत्रों में हो रही है, यानी पहाड़ों की रानी मसूरी से ज़्यादा ठंड इंजीनियर नगरी रुड़की में है। रुड़की में पिछले एक सप्ताह से सूरज नहीं निकला और रुड़की कोहरे एवं ठंड के कारण बड़ी मुसीबत में है और जिस कारण जनजीवन तक अस्त व्यस्त हो गया है। स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के महासचिव जितेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में उनके आवास पर भेंट की और उन्हें हरिद्वार में शहीद जगदीश वत्स सेनानी सदन बनाने की उनकी घोषणा को पूरा करने की मांग की। साथ ही दिल्ली में हो रहे स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारियों के 3 फरवरी के सम्मेलन का भी उन्हें न्योता दिया और उनसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बुलावे के लिए, यानी उनको मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में बुलाने के लिए अपनी संस्तुति का भी आग्रह किया, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकार किया गया। रुड़की के सालियत राजकीय उच्चतर विद्यालय में चल रहे स्कूली बच्चों के अभिप्रेरणा विशेष शिविर में आज श्री गोपाल नारसन द्वारा अध्यात्म योग की सीख देने के साथ ही उपभोक्ता कानून की भी जानकारी दी गई। शिक्षक रविंद्र ममगई के द्वारा आयोजित इस विशेष शिविर की देखिए एक झलक। साइंटिफिक अप्रोच हो इनके अंदर, तो ऐसा प्रयास हो रहा है। और मानिए इस सर्दी में मैं भी रुड़की से आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग मुझे सड़कों में भी नहीं दिखते बच्चे। तो दूसरी बात, प्ले एक्स्ट्रा क्लास तो हमने इसको नाम नहीं दिया, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। फिर एक्स्ट्रा क्लास बोलने में कुछ चीज़ें और हो जाती, विभाग की भी हो जाती, क्यों पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है वाली चीज़ थी। तो ऐसा प्रयास करा जा रहा है यहाँ सालियत की धरती में। मेरी जानकारी में हरिद्वार जनपद के अंदर एकमात्र ऐसा प्रयोग यहाँ ही हो रहा है, क्योंकि मैं टच में रहता हूँ, देखता हूँ। हो सकता है इंडिविजुअल टीचर्स कुछ पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट्स को बढ़ा रहे हैं, वो बात ठीक है। तब मैं आग्रह करूँगा कि आप जो है अपने मुखारबिंदु से उनका मार्गदर्शन करें। इस राजकीय उच्चतर विद्यालय के हमारे विद्वान अध्यापक मेरे छोटे भाई श्री रविंद्र ममगई जी और मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों में अधिकांश बालिकाएं हैं और जैसा कि सरकार का नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपकी संख्या बेटों से ज़्यादा होनी ही चाहिए। और इसको मैं एक सफल क्लास मानता हूँ, एक सफल कैंप मानता हूँ जिसमें बेटियों की संख्या ज़्यादा होती है। अभी आप ममगई जी जिक्र कर रहे थे सरकारी स्कूलों। मैं स्वयं प्राइमरी विद्यालय नारसन कला का विद्यार्थी रहा हूँ और मेरी बहन कुसुम वहाँ पर पढ़ती थी, तब मेरी उम्र मुश्किल से 3-4 साल की थी और मैं उनके साथ जाता था बहन। और मुझे याद है कि प्राइमरी स्कूल में जो हेडमास्टर थे हमारे, वो 4 पैर पर बैठे रहते थे और उस वक्त वो मुझे 5 पैसे देते थे, हर दिन के 5 पैसे। और मैं इस लालच में कि 5 पैसे मिलेंगे, खाने को मूंगफली मिलेगी, रेवड़ी मिलेगी, हम लोग जाते थे। और उन्होंने मेरा, चूँकि उस वक्त एडमिशन 5 वर्ष की आयु में होता था, मेरी आयु 4 वर्ष थी, उन्होंने मेरी 1 वर्ष बढ़ा करके मेरा एडमिशन किया। इस तरह से मेरे जीवन की शुरुआत हुई प्राइमरी स्कूल से। तो जो लोग ये कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, वो पूरी तरह से गलत है। आप डेटा निकाल लो, जितने IPS, IAS, PCS हैं, PPS है, IRS है, उन सब का अगर औसत लगाओगे तो मेरा जो दावा है कि कम से कम 70% बच्चे जो हैं वो प्राइमरी स्कूल से निकल करके उस पद तक पहुंचे हैं। जितने हमारे नेता हैं बड़े बड़े, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइमरी स्कूल पढ़े हुए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी, वो चूंकि बड़े घर की थी, वो उनके पिता खुद प्रधानमंत्री थे, तो वो हो सकता है कि इलाहाबाद में अच्छे स्कूल में रही हो,
लेकिन लाल बहादुर शास्त्री स्वयं प्राइमरी स्कूल पढ़ेगा, गुलजारीलाल प्राइमरी स्कूल पढ़ेगा। नाम तो उस रूह का था, उस आत्मा का था। हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा मुंह है, ये मेरा नाक है। मेरा है ना, तो मैं कौन हूं? मैं वो आत्मा हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप, जैसा आपने बताया कि सुबह 4 बजे उठते हो आप, मैं खुद भी सुबह 4 बजे उठता हूं और रात को 11 बजे सोता हूं। अगर आप सुबह 4 बजे उठकर अपने आप को इस शरीर की बजाय आत्मा मान लोगे और आत्मा को मानते हुए उस परवरदिगार का नाम लोगे, उसको याद करोगे, उस परमात्मा को याद करोगे, और वो जो समय है वो ये समझिए कि सबसे बढ़िया समय है। कैसे समय है बढ़िया? जब आप किसी को टेलीफोन करते हो ना दिन में, तो कहते हैं ये लाइन इंगेज है, लाइन व्यस्त करके थोड़ी देर बाद डायल करें। क्यों? क्योंकि सब लोग फटाफट वहां पर बात करना चाह रहे हैं, दीर्घ कारण है। लेकिन सुबह 4 बजे तो कोई नहीं उठता, बहुत कम लोग उठते हैं। तो वो समय है कि आपकी डायरेक्ट सुनवाई होती है, लाइन इंगेज नहीं होती उस टाइम। तो अगर आप परमात्मा से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, ईसा मसीह से, जिससे भी आप जिसको मानते हो, उनसे अगर आप रूह रिहान करोगे, उनको याद करोगे, तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ेगी। और आपके जो अंदर नकारात्मकता है, नकारात्मक विचार आते हैं ना बहुत सारे, नकारात्मक विचार हमारे मन के अंदर बड़ी तेजी से आते हैं। 1 मिनट में 47-48 विचार नेगेटिव आते हैं, और पॉजिटिव विचार कितने आए? मुश्किल 7 या 8। तो अगर आप एक इस तरह से